नमस्कार। अगर आप बीजेपी से हैं तो आपको बधाई। आपके यहाँ मलूका दास हुए हैं, वही मलूका दास जो यह कहते फिरते थे कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। लेकिन बीजेपी के मलूका दास मूल मलूका दास से काफी अलग हैं। मूल मलूका दास केवल पेट की बात करते थे, लेकिन बीजेपी वाले ये जो मलूका दास हैं, ये नौकरी, शादी के बाद भी पति पत्नी में सामंजस्य, और तो और अगर आपकी गाय दूध नहीं देती है तो उसके दूध देने की भी गारंटी देते हैं। सिद्धांत वही है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए। अर्थात आपको काम धंधा करने की जरूरत नहीं है, बस आप राम के नाम का जाप करते जाएं, जैसे बीजेपी वाले मोदी के नाम का जाप करते हैं। विश्वास नहीं है तो लीजिए, खुद सुन लीजिए बीजेपी के दास मलूका को। लड़की की शादी ना हो रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कहीं पर ऊफा पटा हो रही हो, पत्नी में नहीं बन रही हो, पति में लड़का बिगड़ गया हो, और तो और गाय अगर दूध नहीं दे रही हो तो आप श्री राम जय जय राम कह दीजिए, काम निकल जाएगा। बेशर्मी की हद देखिए। ये आपके पैसे पर उस संसद में हो रहा था जहां प्रदूषण पर चर्चा के लिए मोदी जी की सरकार के पास समय नहीं था। तब भी जबकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चर्चा की मांग की थी और प्रियंका गांधी ने प्रदूषण पर चर्चा के लिए समय पर नोटिस दिया था पार्लियामेंट में कि हमें डिस्कशन करना चाहिए पोल्यूशन इशू पर, और दूसरे तरीके से डिस्कशन करना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, ब्लेम गेम चलता है, वो कहते हैं कि देखिए आपने ये नहीं किया, हम कहते हैं आपने वो नहीं किया। तो इस इशू पे यूनानिमस होना चाहिए कि देखिए हम फ्यूचर की बात करेंगे और इसको समस्या को हल कैसे किया जाए उस पर डिस्कशन करेंगे, और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी इनपुट लेंगे और देश को दिखाएंगे कि जॉइंटली हम एक पोल्यूशन पर काम कर सकते हैं। तो ये आइडिया था। ये एक प्रकार से नेशनल इमरजेंसी है जो हमारे बड़े सिटीज हैं, तो प्रोडक्टिव डिबेट होना चाहिए। प्रदूषण पर चर्चा करने कराने के बजाय बीजेपी के ये सांसद अजय भट्ट अपनी बकलोली पेल रहे हैं और बेशर्म मंत्री सांसद ठहाके लगा रहे हैं। स्पीकर ओम बिरला को इसमें नियम और अनुशासन दोनों ही दिख रहा है। लड़की की शादी ना हो रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कहीं पर ऊफा पटा हो रही हो, पत्नी में नहीं बन रही हो, पति में लड़का बिगड़ गया हो, और तो और गाय अगर दूध नहीं दे रही हो तो आप श्री राम जय जय राम कह दीजिए, काम निकल जाएगा। अब सवाल उठता है कि क्या यह मजाक में हो गया? बिल्कुल नहीं। यह आपके टैक्स के पैसे पर आपको ही गुमराह करने का षड्यंत्र है। इस संसद के अंदर भले ही मोदी की बीजेपी प्रदूषण पर बोलने और सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन इस संसद के बाहर झांक कर देखिए तो मोदी के चेले प्रदूषण को मुद्दा बनाने में जुटे हैं। शर्त केवल ये है कि अरावली नष्ट हो जाए और डेमोक्रेसी खत्म हो जाए। इनकी माने तो इसके बगैर दिल्ली में प्रदूषण से निपटना संभव नहीं है। प्रदूषण को लेकर मोदी सरकार किस तरह का नैरेटिव सेट करने में लगी है, इसे समझने की जरूरत है। क्योंकि यह आपके लिए बहुत खतरनाक है। अब इस रजत शर्मा को ही लीजिए। कहने को तो रजत शर्मा इंडिया टीवी के सर्वा हैं, लेकिन असल में ये मोदी के पद्म भूषण हैं। प्रधानमंत्री बनते ही मोदी ने इनको ये सम्मान दिया था। ऐसे में ये इन दिनों इस बात का नैरेटिव सेट करने में जुटे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण का कारण कोई और नहीं, अरावली की पहाड़ियां हैं। एक्सपर्ट ये भी बताते हैं कि दिल्ली की भौगोलिक स्थिति एक बड़ी वजह है। दिल्ली की आकृति एक कटोरी की तरह है जो तीन तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरी है। इसीलिए प्रदूषित हवा दिल्ली में कैद हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। इसीलिए दिल्ली के पोल्यूशन का इलाज न तो एक दिन में हो सकता है, न एक सीजन में। सुना आपने, दिल्ली में प्रदूषण इसलिए है कि दिल्ली के तीन तरफ अरावली की पहाड़ियां हैं। अर्थात दिल्ली का प्रदूषण तभी दूर होगा जब अरावली की पहाड़ियां टूटेंगी। ये वही अरावली की पहाड़ियां हैं
जिसे तोड़ने का प्रयास मोदी सरकार कर रही है और लोग बचाने के लिए सड़क पर हैं। इतना ही नहीं, मोदी के एक और भूषण से मिल लीजिए। यह रजत शर्मा के नैरेटिव को और आगे ले जाने की बात करते हैं। बताते हैं कि प्रदूषण के मामले में भारत चीन जैसे देशों के समान इसलिए नहीं हो सकता कि भारत में लोकतंत्र है। इनकी मानिए तो प्रदूषण खत्म करने के लिए भारत से लोकतंत्र को खत्म करना होगा। आज अगर भारत में प्रदूषण से लड़ना है तो एक दूरगामी रणनीति बनानी होगी। हमारे देश में लोग अक्सर चीन का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि देखो, एक जमाने में बीजिंग में AQI 800 के पार चला गया था और कैसे चीन की सरकार ने इस पर काबू पाया। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे दिल्ली और बीजिंग में बहुत बड़ा फर्क है और बीजिंग का फॉर्मूला दिल्ली पर लागू नहीं हो सकता। सबसे बड़ा अंतर है कि चीन में लोकतंत्र नहीं है और चीन की सरकार अपना मनचाहा फैसला तुरंत एक दिन में लागू कर सकती है, क्योंकि वहां फैसले डंडे के आधार पर लागू होते हैं। उसे ना तो संसद में कोई बिल पास कराना है, ना ही उसे हर 5 साल में चुनाव जीतना है। जैसे चीन में पहले लोगों से कहा गया कि 1 से ज्यादा बच्चे पैदा मत कीजिए, और अब चीन की सरकार कहती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कीजिए। इसके लिए उन्होंने कोई पार्लियामेंट से कोई बिल पास नहीं कराया और ना ही उन्हें इस बात का तनाव रहता है कि अगली बार हम चुनाव में गए तो हम चुनाव हार जाएंगे। दूसरी तरफ भारत में लोकतंत्र है, विपक्षी पार्टियां हैं जो सरकार के हर फैसले पर राजनीति करती हैं। यहां पर संसद है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट है, सक्रिय मीडिया है। इसलिए भारत में किसी भी फैसले को लागू करने में वर्षों लग जाते हैं और इसके बावजूद हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की वजह से कई फैसले तो पूरी तरह से लागू हो ही नहीं पाते। लगातार उन नए कानूनों का विरोध होता रहता है, चाहे वो कृषि के कानून हो, चाहे वो नए नागरिकता के कानून हो, चाहे वो नया कानून बना है जी राम जी, चाहे वो कानून हो। हमारे देश में जो सिस्टम है वो मल्टी लेयर्ड सिस्टम है। हमारे देश में पहले केंद्र सरकार है, फिर राज्य की सरकार है, फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है और अलग अलग पार्टियों की यहां पर सत्ता होती है। राज्य सरकार में किसी और पार्टी की सत्ता है, केंद्र में कोई और पार्टी है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में किसी और का वर्चस्व है। लेकिन ये सारी चुनौतियां चीन में नहीं है। कुछ समझ में आया? जनता प्रदूषण की बात करती है, अरावली सेव के स्लोगन के साथ बड़े पैमाने पर सड़क पर उतरती है और मोदी के चेले या नैरेटिव सेट करने में जुट जाते हैं कि प्रदूषण अरावली के कारण है और अरावली लोकतंत्र के कारण। एक मोदी का पद्म भूषण है और दूसरे को 16 करोड़ रुपए सालाना पर मोदी ने डीडी न्यूज में रखा है। नाम है सुधीर चौधरी। आप इन्हें अच्छी तरह पहचानते होंगे।